नमस्कार, मैं सारा सिंह सारा आईएएस यूट्यूब चैनल से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस चैनल से लगातार ज्योग्राफी और हिस्ट्री की सीरीज जारी है। ज्योग्राफी में मैं अभी आप लोगों को हिमालय पर्वत के बारे में बता रही हूँ और पिछले क्लास में मैं हिमालय पर्वत की उत्पत्ति और साथ ही हिमालय के भौतिक विभाजन अर्थात वर्टिकली विभाजन के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से कराई थी। और आज मैं हिमालय के पार्ट सेकंड के बारे में बताऊंगी कि हिमालय का क्षैतिज विभाजन कैसे हुआ है, साथ ही हिमालय का इम्पोर्टेंस क्या है। इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से आज मैं कराऊंगी। और ये भी मैं बताई थी कि ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से करना, क्योंकि यहाँ से चाहे यूपीएससी का आप एग्जाम दे, पीसीएस दे या वनडे एग्जाम दे, क्वेश्चन आना तय होता है। तो आप इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है और टू द पॉइंट है बिल्कुल, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखिए, आपको फ़ायदा होगा और निश्चित तौर पे आप लाभान्वित होंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं हिमालय पार्ट 2 के बारे में। जस्ट वेट। हिमालय का क्या करना है, आपको आज भौतिक विभाजन करना है। और पिछले क्लास में हालांकि मैं वर्टिकल विभाजन आपको बहुत ही डिटेल कराई थी, और आज मैं आपको इसका हॉरिजॉन्टल भी कराऊंगी, ठीक है। और क्लियर जो कुछ भी होगा वहाँ से कंसेप्ट उसको मैं क्लियर कराऊंगी। क्लियर। तो देखो, हिमालय का दो तरह से विभाजन किया जाता है। एक तो वर्टिकली किया जाता है, यानी कि नॉर्थ टू आप क्या करोगे, साउथ विभाजन करोगे इसका, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ आपको विभाजन करना है, और एक हॉरिजॉन्टल करना है अर्थात क्षैतिज विभाजन करना है, वेस्ट टू ईस्ट करना है। क्लियर। इसी के बारे में आपको जानना है। तो जब भी हिमालय का विभाजन होगा वो दोनों तरह से होगा, एक वर्टिकल होगा और एक हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। तो हिमालय देखिए, हिमालय को सामान्यतः 4 उप विभागों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है, जो कि पिछले क्लास में आपको कराया गया है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ। और इसके कौन कौन 4 उप विभाग है, तो एक ट्रांस हिमालय है, ठीक है। ट्रांस हिमालय है जिसको क्या बोलते हैं, पारा हिमालय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या पार हिमालय भी बोलते हैं। क्लियर। ट्रांस मतलब पार होता है, ठीक है। इसको पारा हिमालय के रूप में भी जाना जाता है। एक महान हिमालय है, ठीक है, मध्य हिमालय है और शिवालिक हिमालय है, ठीक। महान हिमालय को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे इसको आप ग्रेटर हिमालय भी बोलते हो, ठीक है, हिमाद्री भी बोलते हो, इनर हिमालय के रूप में भी जाना जाता है, सर्वोच्च हिमालय के रूप में भी जाना जाता है। इसको सर्वोच्च हिमालय क्यों कहा जाता है, पिछले क्लास में बताई थी, और आप जरूर प्रैक्टिस करते चलो, ठीक है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी परफेक्ट बनोगे। इसलिए मोर एंड मोर प्रैक्टिस फॉर मेकिंग परफेक्ट। क्लियर। तो महान हिमालय को सर्वोच्च हिमालय इसलिए कहा जाता है कि विश्व की जो 10 टॉप मोस्ट हाई जो शिखर है, पर्वत जो है, वो महान हिमालय में ही क्या है, स्थित है। इसलिए महान हिमालय को सर्वोच्च हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा क्या है, मध्य हिमालय, ठीक है। अभी आप क्या कर रहे हो, हिमालय के उप विभाजन कर रहे हो। और तीसरे मध्य हिमालय के बारे में जानो, इसको भी बहुत सारे नाम से जानते हैं, मैं बताई थी। मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय, हिमाचल हिमालय, लघु हिमालय के रूप में भी ये जाना जाता है। लघु के मतलब शिवालिक मत समझना, क्या है, लघु हिमालय मध्य हिमालय को ही कहा जाता है। और फोर्थ पे आएगा शिवालिक। ये हिमालय का सबसे नवीनतम क्या है, पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रृंखला है, क्योंकि इसका निर्माण सबसे बाद में हुआ है, ठीक है। तो शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय के रूप में भी जाना जाता है, या आउटर हिमालय के रूप में भी जाना जाता है। तो सबसे पहले आपको इतना तो जरूर आना चाहिए कि जो हिमालय की जो विभिन्न श्रृंखलाएं हैं उसको किन किन नामों से जाना जाता है। क्लियर। मान लेते हैं कि महान हिमालय न लिखकर एग्जाम में हिमाद्री आ जाए, और उस समय आप महान हिमालय के बारे में तो सब कुछ जानते हो, लेकिन ये आप नहीं जानते हो कि महान हिमालय को ही हिमाद्री कहा जाता है, तो आते हुए सारा क्वेश्चन क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। इसलिए इसके जितने भी सिनोनिम्स है, यानी कि इसके जितने भी और नाम है, उसको आप क्या करो, याद कर लो। क्लियर। तो हिमालय को सामान्यतः 4 उप विभागों में क्या किया जाता है, 4 उप विभागों में आप क्या करोगे, विभाजित करोगे। और ये कैसा विभाजन है, तो वर्टिकली विभाजन है। क्लियर। अब देखो, ये ट्रांस जो हिमालय है, ठीक है, इसी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत में आपको बताई थी कि 3 पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में आपको जानना है। एक तो है काराकोरम श्रेणी,
जो कि भारत का सबसे उत्तरतम पर्वत श्रेणी है। क्या है? पर्वत नहीं, पर्वत श्रेणी। जो कि मैं बताई थी ना कि पर्वत श्रेणी क्या होता है, बहुत सारे पर्वतों की श्रृंखला होता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ एक पर्वत है, इससे थोड़ा एक और ऊंचा पर्वत मान लेते हैं, तो बहुत छोटा बड़ा क्या होता है, पर्वतों का श्रृंखला होता है, माने बहुत एक मोतियों के माला में पिरोए हुए होता है। क्लियर? उस टाइप के। और जो पर्वत होता है एक पार्टिकुलर, जिसको हम चोटी बोलते हैं, एक पार्टिकुलर अकेले सिंगल पर्वत होता है। इतना जरूर आप याद रखना। अब देखो, तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी को शामिल किया जाता है। ये सभी कहाँ है? तो J&K में है। कहाँ है? J&K, जम्मू एंड, ये काराकोरम है, ये लद्दाख है और ये जास्कर है। ये किस हिमालय के अंतर्गत आएगा? तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आएगा। क्लियर? अब इसी काराकोरम श्रेणी को ना जानते हुए, काराकोरम श्रेणी आगे जब बढ़ जाता है यहाँ पर, तो इसी को कैलाश श्रेणी के रूप में भी जाना जाता है। क्या? कैलाश श्रेणी के रूप में भी जाना जाता है। इसको आप याद रखना, ठीक है। अब देखो, एक चीज मैं बताऊं आप लोगों को कि काराकोरम श्रेणी में ही क्या है, काराकोरम श्रेणी में ही विश्व का दूसरा सर्वोच्च शिखर तथा भारत का सर्वोच्च शिखर गॉडविन ऑस्टिन, क्या है? गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, K2 है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन को हम K2 के रूप में भी जानते हैं, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, क्या है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। यहाँ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, ठीक है, काराकोरम श्रेणी में ही। तो कभी भी पूछा जाएगा कि गॉडविन ऑस्टिन जो है या K2 है, किस पर्वत श्रेणी में है, तो आप क्या बताओगे? काराकोरम श्रेणी। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस हिमालय के अंतर्गत है, तो क्या बताओगे? ट्रांस हिमालय। क्या बताओगे? ट्रांस हिमालय। चूंकि देखो, भारत के ऑफिशियली अभी मतलब मान लेते हैं कि अगर अभी ऑफिशियली थोड़ा सा अभी ये K2 जो है विवादित है, क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, और चूंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उस पर अभी पाकिस्तान का कब्जा है, लेकिन बहुत जल्दी ऑफिशियली भारत का मतलब अभिन्न अंग तो है ही, लेकिन ऑफिशियली बन जाएगा, तब बिना विवाद के K2 क्या हो जाएगा? भारत का सर्वोच्च शिखर हो जाएगा। लेकिन अभी माना जाता है कंचनजंगा को। तो जब भी एग्जाम में आए, अगर K2 दिया रहे तो अब K2 पे टिक करना कि भारत का सर्वोच्च शिखर कौन है। अगर K2 रहे तो K2 पे आपको टिक करना है, अदरवाइज अगर कंचनजंगा मिले तो अगर K2 न रहे तब आपको कंचनजंगा पे क्या करना है? टिक करना है। इस बात को आप याद रखना, ठीक है। वो 3rd नंबर पे आता है कंचनजंगा पूरे विश्व में हाइट के मामले में। अब देखो, तो पारा हिमालय के अंतर्गत अब जान गए काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बारे में आपको जानना था, जो कि आपको पता है और पिछले क्लास में क्योंकि कराया गया था और आप प्रैक्टिस जरूर किए होंगे। दूसरा क्या है? दूसरा है महान हिमालय और पारा हिमालय के बारे में मैं बताई। और इसकी एक चीज़ और जान लो कि जो पारा हिमालय है, इसकी जो चौड़ाई है लगभग 40 किलोमीटर है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बताई थी कि जो ट्रांस हिमालय है, जो ट्रांस हिमालय है, इसका जो निर्माण है वो यूरेशियन प्लेट से हुआ है, टेथिस सागर के मलबा से नहीं हुआ है, ठीक है ना। टेथिस सागर के मलबा से महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक का निर्माण हुआ था। लेकिन एक चीज़ मैं आज आप लोगों को बता दूं कि पारा हिमालय या ट्रांस हिमालय का निर्माण तो टेथिस सागर के मलबा से नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसके तलहट्टी में, ठीक है, क्या टेथिस सागर के अवसाद पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं। और इसके नीचे तृतीयक युग के क्या ग्रेनाइट भी मिलते हैं और इसे तिब्बती हिमालय के रूप में भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसको तिब्बती हिमालय अथवा तिब्बत हिमालय के रूप में जाना जाता है, तो ट्रांस हिमालय के रूप में जाना जाता है। यूपीएससी क्या पूछेगा कि इसके तलहट्टी में टेथिस सागर के अवसाद पाया जाता है, तो बिल्कुल पाया जाता है। और इसका निर्माण क्या हुआ है? टेथिस सागर के निक्षेप से नहीं हुआ है, बल्कि यूरेशियन प्लेट का ये क्या है? पार्ट है। इसको जरूर आप याद रखना, क्लियर। अब देखो, ये जो महान हिमालय है, जिसको आप क्या बोलते हो? ग्रेटर हिमालय के रूप में भी जानते हो, यह हिमालय के सबसे ऊंचे पर्वतों की श्रृंखला में। बताइए अभी आपको जस्ट कि हिमालय के जितने भी ऊंचे पर्वत है, ठीक है, वो क्या है? इसी श्रृंखला में पाया जाता है। और इसका विस्तार नंगा पर्वत से लेकर क्या है? नामचा बरवा तक है, ठीक है। नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ, माउंट एवरेस्ट हो, मकालू हो, कंचनजंगा हो, अन्नपूर्णा हो, नंगा पर्वत हो, नामचा बरवा हो, नंदा देवी हो, आदि इसी में क्या है? अवस्थित है, इसी में अवस्थित है। याद रखना, जरूर याद रखना, ठीक। महान हिमालय।
अब देखो मध्य हिमालय, ठीक है, इसका विस्तार कहाँ है? नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा। नंगा पर्वत कहाँ है? ये पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे है नंगा पर्वत, और नामचा बरवा तो आपको पता ही है तिब्बत में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के पास। अब देखिए मध्य हिमालय, मध्य हिमालय को आप विभिन्न नामों से जानते हो, ये भी आपको पता है। तो मध्य हिमालय को, जो मध्य हिमालय है, ये महान हिमालय के दक्षिण में है। जस्ट महान हिमालय के बाद क्या होता है? मध्य हिमालय शुरू होता है, ठीक है। और ये देखो, ये यहाँ देखो, ये महान हिमालय और यहाँ से क्या हो जाएगा? मध्य हिमालय। और जैसे जैसे पूरब में जाएगा एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाएगा, ये दोनों मिल जाएगा, ठीक है, इस बात को भी याद रखना, ये दोनों एक दूसरे पे अध्यारोपित हो जाता है, ठीक है ना। लगेगा कि कौन महान हिमालय है कौन मध्य हिमालय है, पता नहीं चल पाएगा। यही वजह है कि इस क्षेत्र में क्या होता है, मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में घाटियां नहीं पाई जाती, क्योंकि घाटी बनने के लिए एक ये पर्वत है और बीच में एक ये पर्वत है, दोनों के बीच में जगह होना चाहिए ना, तभी तो ये घाटी होगा। तो ये तो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो गया है, इसलिए पूर्वी हिमालय में मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में घाटियां नहीं पाई जाती। एक कॉन्सेप्ट याद कर लेना, ठीक है, ऐसा ही यूपीएससी आपसे पूछता है। अब देखिए मध्य हिमालय के बारे में, तो ये महान हिमालय के दक्षिण में उसके समानांतर विस्तृत है और इसे लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे क्या, इसी को लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या क्या आपको जानना है, जैसे धौलाधर, पीर पंजाल, ठीक है, नाग टिबिया, महाभारत, मसूरी श्रेणी जो है आदि इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ है। क्या है? पर्वत श्रेणियाँ, पर्वत चोटी नहीं, मैं बार बार बोल रही हूँ, पर्वत क्या है? श्रेणियाँ है, क्योंकि एक श्रेणी में कई सारे पर्वत होते हैं। दूसरी बात यह है कि हिमालय के इसी भाग में कश्मीर की घाटी, कंगड़ा, कुल्लू की घाटी अवस्थित है और इसके दक्षिणी ढाल पर कई चौरस मैदान हैं, जिन्हें कश्मीर में सोनमर्ग और गुलमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार कहते हैं। ये आपको पता है ना। देखिए यही जो मध्य हिमालय है, ये जो मध्य हिमालय होगा, तो इसी मध्य हिमालय के दक्षिण में क्या चौरस घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या? चौरस घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे कश्मीर में मर्ग, ठीक है, और उत्तराखंड में पयाल यानी कि गुलमर्ग, सोनमर्ग जगह है के नाम से जाना जाता है, याद रखना, क्लियर। और इसके पश्चिमी साइड में ये जो ग्रेटर हिमालय है और ये जो मध्य हिमालय है, इसी के बीच में जो घाटियाँ पाई जाती है, ठीक है, जैसे कंगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, ये तो आपको पता ही है। तो चलो अब देखो शिवालिक हिमालय, ठीक है। और शिवालिक हिमालय के बारे में आपको पता होगा, क्योंकि जो शिवालिक हिमालय, हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी होने के कारण इसे बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। देखो ये शिवालिक, ये हिमालय के क्या है? सबसे दक्षिणी श्रेणी है, और सबसे दक्षिणी श्रेणी होने के कारण ही इसे क्या बोलते हैं? बाह्य हिमालय या आउटर हिमालय के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और इसका विस्तार पोतवार का पठार यानी पाकिस्तान में पोतवार के पठार है, पाकिस्तान से तीस्ता नदी तक है। क्या? तीस्ता नदी तक है, और यह मध्य हिमालय से दून की घाटियों, ठीक है, से अलग होती है। ये मध्य हिमालय से दून की घाटियों जैसे देहरादून, पाटली दून, कोथरी दून से अलग होती है, क्लियर। अब देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को याद कराऊंगी, जो मैं बोली थी कि ट्रांस हिमालय जो है इसके अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियों को शामिल करते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो कैसे याद रखोगे ये सभी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर कहाँ है? JNK में है। काराकोरम क्या है? भारत का उत्तरतम पर्वत श्रृंखला है। क्या है? पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणी है। देखो कैसे याद करना, कल जाएंगे PDS लेने, ठीक है, कल जाएंगे PDS लेने, तो उत्तर से दक्षिण जितने भी पर्वत श्रेणियाँ है हिमालय को, सब आपको याद हो। कल मतलब काराकोरम, ल मतलब, क मतलब काराकोरम, ल मतलब लद्दाख, ज मतलब जास्कर जाएंगे, और पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक के लिए PDS लेने, यानी कि कल जाएंगे PDS लेने। तो इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक। और जब भी पूछेगा एग्जाम में कि विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं को या निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण की तरफ में सजाए, तो बस याद रख लेना कल जाएंगे PDS लाने, याद हो जाए। क से काराकोरम, ल से लद्दाख, जाएंगे से मतलब जास्कर, पी से पीर पंजाल, डी से धौलाधर, एस से शिवालिक। अभी आपको मैं क्या बताई? हिमालय का वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर अर्थात उत्तर से दक्षिण की तरफ विभाजन बताई। अब फटाफट करते हैं पश्चिम से पूरब की ओर विभाजन, क्लियर। अब देखिए हिमालय का जो, इसको क्या बोलते हैं? ये जो वेस्ट टू यहाँ से वेस्ट टू आप ईस्ट पढ़ोगे, इसको क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन या हिमालय का भौगोलिक विभाजन, ठीक है। इसको हिमालय के भौगोलिक विभाजन के रूप में भी जानते हैं, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट। तो देखिए, इसको भी 4 भाग में बांट के देखना है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय और नेपाल हिमालय और असम हिमालय, और नदियों के आधार पर इसका विभाजन किया जाता है। तो पंजाब हिमालय का हिस्सा कहाँ तक है, तो सिंधु टू सतलज नदी, और ये कितना दूरी कवर करता है, तो 560 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय सतलज टू काली नदी, और ये कितना दूरी कवर करता है, 320 किलोमीटर। और नेपाल हिमालय यानी कि काली टू तीस्ता नदी, और ये कितना दूरी कवर करता है, तो 800 किलोमीटर करता है। और असम हिमालय यानी कि तीस्ता टू दिहांग, तो ये कितना दूरी करता है, तो कवर करता है 720 किलोमीटर। टोटल को आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2500 किलोमीटर। अब देखो, भारत में जो हिमालय है ऐसे धनुषाकार जो रूप में है, नंगा पर्वत, ठीक है, से लेकर नमचा बरवा, ठीक है, तो कितना दूरी हुआ मुख्य रूप से, तो 2500 किलोमीटर। कहीं कहीं क्या मिलेगा आपको, 2400 किलोमीटर भी मिलेगा। अच्छा, पिछले क्लास में जब मैं आप लोगों को बता रही थी कि हिमालय का जो ये है दूरी है भारत में कवर किया गया, इसके द्वारा जो दूरी फैलावट, तो शायद 2500 सेंटीमीटर बोल दी थी। तो छोटी बड़ी देखो मिस्टेक हो जाता है, बोलने के क्रम में स्लिप ऑफ टंग हो जाएगा, तो उसके लिए तो आप मुझे क्षमा कर ही देंगे, मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां बोलने के क्रम में हो जाती है। तो इतना तो आपको पता है कि 2500 सेंटीमीटर भाई कहाँ से आ जाएगा, तो किलोमीटर को क्या मैं बोल दी थी, सेंटीमीटर। आई एम सो सॉरी। ओके, चलो नेक्स्ट। अच्छा, तो इसको मैप के माध्यम से समझो। ये अभी क्या बताई थी कि क्षैतिज जो विभाजन करोगे तो इसको क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय, ठीक है। पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर। नदियों के माध्यम से करेंगे तो ये क्या है, सिंधु नदी, आपको पता है ना, ये सिंधु नदी, देखो सिंधु नदी बोखरचू ग्लेशियर से निकल रही है। सिंधु नदी और सतलज नदी, राकसताल झील से सतलज नदी निकलती है, सभी माउंट कैलाश के पास ये जो झील है वहीं से निकलती है, सतलज राकसताल झील से, ठीक है। और सिंधु बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। तो ये सतलज टू सिंधु टू सतलज के बीच में जो भूभाग है, इसी को हम पंजाब हिमालय कहते हैं, ठीक है। अब देखो कुमायूं हिमालय, ये क्या है आपका, कुमायूं हिमालय, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ है, तो सतलज टू काली नदी, ठीक है। ये काली नदी के बीच का जो ये भाग है, ये क्या कहलाएगा, कुमायूं हिमालय। कितना दूरी है इसके अंतर्गत, तो 320 किलोमीटर है, ठीक है। और ये 800 किलोमीटर, ठीक है, 800 किलोमीटर नेपाल हिमालय आएगा। क्या, नेपाल हिमालय कहाँ से है, तो काली नदी टू, क्या ये तीस्ता है, क्या है, ये तीस्ता है, ये तीस्ता नदी। तो काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच के भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र के बीच, ये तीस्ता नदी है और ये है ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। ये तीस्ता नदी, ठीक है, सिक्किम से निकलती है, पता ही थी जब ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम बता रही थी। और ये ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरी है तीस्ता। तो तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, असम हिमालय बोलते हैं। और कितना दूरी है, 720 किलोमीटर। किस हिमालय के अंतर्गत सबसे दूरी कवर हुआ है, तो 800 किलोमीटर नेपाल हिमालय के अंतर्गत। उसके बाद असम हिमालय, तब जाके है आपका पंजाब हिमालय, और लास्ट में कुमायूं हिमालय। इसका क्रम भी आप याद रखना, मतलब दूरी के अनुसार, हो सकता है कभी पूछा जाए। क्लियर। तो नदियों के आधार पे आप क्या करना है, इसका प्रादेशिक विभाजन कीजिएगा। सबसे पहले सिंधु नदी, उसके बाद आपको पता है सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। अगर ऐसे पूरब से लेकर पश्चिम से लेकर अगर पूरब आप नदी को याद रखेंगे तो फटाफट विभाजन भी कर लेंगे, ठीक है। तो आपको मैं हिमालय का वर्टिकल या मतलब जिसको कह सकते हो आप ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हॉरिजेंटल अर्थात क्षैतिज विभाजन के बारे में मैं आपको डिटेल में करा दी हूँ। तो इन चीज़ों को आप बार बार प्रैक्टिस करना। दूसरी बात है कि हिमालय का क्षैतिज विभाजन कौन किया था, तो सिडनी बुराड नामक व्यक्ति ने किया था। कौन किया था, सिडनी बुराड नामक व्यक्ति ने किया था, ठीक है। चलो अब देखो, हिमालय का महत्व भी जानना जरूरी है। क्यों, क्योंकि हिमालय जो पर्वतराज हिमालय है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए हिमालय के थोड़ा सा इम्पोर्टेंस के बारे में फटाफट कर लेते हैं। तो जो हिमालय पर्वत है, ठीक है, हिमालय पर्वत विविध प्राकृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारणों से क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसा भी कहा जाता है कि हिमालय भारत का शरीर, क्या, भारत का शरीर और आत्मा दोनों ही है। और हिमालय के महत्व की संक्षिप्त चर्चा आपको निम्न प्रकार से करना है, जो कि आप सब कुछ जानते हो, ठीक है। देखो, जलवायु संबंधी प्रभाव,
अब एक सबसे पहले क्या करना है, जलवायु संबंधी प्रभाव के बारे में आपको जानना है, ठीक है। क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस, ओके, क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस। तो वर्षण के वितरण और तापमान पर विशेष प्रभाव पड़ता है हिमालय का। क्या? वर्षण के वितरण और तापमान पर हिमालय का क्या है, विशेष प्रभाव है। क्यों? क्योंकि जो इसका ऊंचाई और जो विस्तार है वो वर्षण के वितरण और तापमान पर क्या करता है, अपना प्रभाव डालता है। यानी कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो आने वाली ग्रीष्मकालीन मानसून को ही क्या करता है, हिमालय आपका रोकता है, ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से, यानी कि हिंद महासागर से और अरब सागर से जो मानसूनी ग्रीष्मकालीन मानसून की जो शाखा है उसको रोकता है, और रोक कर क्या करता है, भारत में वर्षा कराता है। अदरवाइज ये मानसून कहाँ चला जाता, चीन चला जाता, ठीक है, और भारत में वर्षा नहीं होता। उसके बाद साइबेरिया से आने वाली ठंडी वायु राशियों को भी क्या करता है, भारत में प्रवेश से रोकता है। जो साइबेरिया है अथवा सेंट्रल एशिया है, तो वायु राशियों को क्या करता है, भारत में प्रवेश से रोकता है, और भारत को प्रचंड बोल सकते हो शीतलहरी अथवा ठंडी हवाओं से क्या करता है, ये बचाता है। अदरवाइज भारत क्या हो जाता, कोल्ड डिजर्ट बन जाता, ठीक है, ठंडी हवाओं के वजह से। और जेट प्रवाह को दो शाखाओं में भी विभाजित करता है। जेट प्रवाह क्या है, मैं नेक्स्ट क्लास में या फिजिकल ज्योग्राफी जो मैं बता रही हूँ आपको, तो जब भी इसको मैं बताऊँगी तो क्लियर करके बताऊंगी, काफ़ी डीप में बताऊंगी, क्लियर। तो जो आपका हिमालय है, द हिमालयज इज द वेरी यूजफुल टू इंडिया इन अ मेनी वेज, ओके। द हिमालयज फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग नेचुरल बैरियर टू आवर कंट्री। ये एक तो नेचुरल बैरियर के रूप में भी खड़ा है, ठीक है, हमारे लिए इन द नॉर्थ साइड से 4 सेंचुरीज बरसों से, ठीक है। और इट इज स्टूड इज ए स्ट्रॉन्ग डिफेंस वॉल फॉर द कंट्री, द एडवेंचर, ठीक है ना, एट द हिमालय एट द मेनी मोर, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हिमालय से बहुत सारे एडवांटेज होता है आपको, ठीक। एक तो नेचुरल बाउंड्री है, उसके बाद आपको पता ही है कि क्लाइमेटिक बैरियर के रूप में भी है, और दे सेव आवर कंट्री फ्रॉम द कोल्ड एंड द ड्राई विंड्स ऑफ द सेंट्रल एशिया। वही जो साइबेरिया से आता है उससे आपको क्या करता है, बचाता है। और दूसरी बात, also prevent the rain-laden monsoon winds of the Indian Ocean from the crossing over to the northern countries and the causes the heavy rainfall in the northern India, okay। ये क्या करता है, इसी की वजह से क्या होता है, वर्षा होता है, नहीं तो ये मानसून कहाँ चला जाता, चाइना चला जाता। If there were no Himalaya, our country, तो हमारा क्या कंट्री क्या होता, कंट्री वुड हैव बीन द बैरन लाइक द थार डिजर्ट, ओके। ये थार डिजर्ट के तरह हमारा भारत होता, क्लियर, याद रखना, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है प्रतिरक्षा के रूप में, देखिए आपका हिमालय कैसे साथ देता है। तो प्रतिरक्षा के उत्तर से एक भी आक्रमण नहीं हुआ है आज तक। भारत का इतिहास कहता है कि उत्तर से, चूंकि उत्तर से एक भी आक्रमण नहीं हुआ है। और क्यों? क्योंकि दुर्गम चोटियां है जो कि बर्फ से ढकी हुई है। क्या है? दुर्गम चोटियां है जो कि बर्फ से ढकी हुई है। यही वजह है कि उत्तर से एक भी आक्रमण नहीं हुआ है। तो एक तरह से नेचुरल बैरियर के रूप में क्या है, पर्वतराज हिमालय खड़ा है, ठीक है। और दूसरी बात है कि आज भी हिमालय अपनी प्रतिरक्षा संबंधी महत्व को संजोए हुए है। क्यों? क्योंकि आधुनिक आयुध शास्त्रों के तेज विकास होने के बाद भी उत्तर से एक भी क्या होता है, इन्वेशन नहीं होता है, आक्रांता नहीं आते, आक्रमण नहीं होता, इन्वेडर नहीं आते हैं। तो इसलिए क्या है कि आज भी हिमालय अपनी प्रतिरक्षा संबंधी महत्व को क्या किया हुआ है, संजोए हुआ है। These mountains with their high peaks and the deep ravines are the difficult to cross, okay, therefore prevented many invaders from the easily invading our country। इसलिए जो इन्वेडर है वो हमारे कंट्री में इजीली नहीं घुस सकते हैं, ठीक है। Thus the role of Himalaya as a guard of our nation boundary is a very important, okay। इसलिए पर्वतराज हिमालय क्या है, एक गार्ड के रूप में प्रकृति और उधक बनकर हमारे सामने खड़े हुए हैं, ठीक है। वर्तमान में इस क्षेत्र में चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान की सीमाओं तक उच्च मार्गों का विकास हो चुका है, क्लियर। देखो सदानीर नदियों का क्या है, स्रोत है हिमालय, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, सदानीर नदियों का हिमालय क्या है, स्रोत है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द जो ग्रेट रिवर्स ऑफ इंडिया जो है हैव देयर द सोर्स इन द हिमालयाज। जितनी भी भारत की जो बड़ी नदियां हैं सबका सोर्स कहाँ है, वो हिमालय में। चाहे गंगा की बात करो,
जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलती है, ठीक है। चमयंगडम ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्रा निकलती है, जिसको आंगसी ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है। तो ये सभी क्या है, जितनी भी ग्रेट रिवर्स ऑफ इंडिया है, हैव देयर द सोर्सेस इन द हिमालयस रेंजेस। और ये abundant of the rainfall and the vast snow fields as well as the large glaciers are the feeding ground of the mighty rivers of India। और हमारी जो नदियाँ जो पेरेनियल बनी रहती है, यानी कि जो बारहमासी बनी हुई है, ये क्यों? चूँकि जो बर्फ़ के पर्वत है ये पिघलता है और इस नदियों में क्या होता है, सालों भर पानी फ्लो करते रहता है। इसलिए क्या है कि ये जो नदियाँ है पेरेनियल बनी रहती है, यानी कि बारहमासी बनी रहती है। और क्यों? क्योंकि स्नो मेल्ट्स इन द समर और प्रोवाइड्स वाटर टू दीज रिवर्स, ठीक है, इवन ड्यूरिंग ड्राई सीजन, एंड दीज आर द पेरेनियल रिवर्स। ओके, इसलिए पेरेनियल ये नदियाँ बनी। तो यानी सदा निरा जो नदियाँ है भारत की, या सदा निर जो नदियाँ है वो हिमालय की वजह से है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका उद्गम स्रोत कहाँ है या सोर्स कहाँ है, तो हिमालय पर्वत है। दूसरी बात देखिए, उर्वर मृदाओं का स्रोत है हिमालय, तो सोर्स ऑफ द फर्टाइल सॉइल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो निकलने वाली नदियाँ है, ठीक है, यहाँ से जो ये एक तो आप जाने सदा नीरा नदियाँ, ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि हिमालय पर्वत से निकलती है, और हिमालय पर्वत जहाँ से निकलती है वो ग्लेशियर से, और ग्लेशियर पिघलता है तो पानी मिलते रहता है सालों भर। उर्वर मृदाओं का स्रोत है। यहाँ से निकलने वाली जो सदा नीरा नदी है, जो पेरेनियल रिवर है, बारहमासी नदियाँ जो है, और उनकी जो ब्रांचेज यानी शाखाएं अपने साथ भारी मात्रा में जलोढ़ मृदाओं को क्या करती है, कार्य करती है, लाती है। और भारत के महान मैदान, जो भारत का महान मैदान, जो विशाल मैदान है, इन नदियों द्वारा लाई गई उर्वर जलोढ़ मृदाओं के निक्षेप से क्या है, निर्मित है। तो यानी कि भारत के मैदान को उपजाऊ बनाने में भी हिमालय पर्वत का क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। और उसके बाद जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, यानी कि पन बिजली जो उत्पादन होता है, वो हिमालय पर्वत श्रेणी पन बिजली उत्पादन के लिए भी उपयुक्त अनेक स्थलों से भरा है। आपको पता होगा बगलिहार, दुलहस्ती, ये जो सभी प्रोजेक्ट है कहाँ है, हिमालय में ही तो है। तो इसलिए हिमालय पर्वत श्रेणी पनबिजली उत्पादन के लिए भी उपयुक्त अनेक स्थलों से क्या है, भरा पड़ा हुआ है। क्लियर? उसके बाद देखो वन संपदा, ठीक है, वन संपदा के एक्सक्यूज मी, ये जो वन संपदा है, तो फॉरेस्ट वर्थ जो है, तो हिमालय की जो श्रेणियाँ है, हिमालय की जो श्रेणियाँ है वो वन संसाधनों की दृष्टि से भी काफ़ी धनी है। क्या है? हिमालय की जो श्रृंखला है वो वन संसाधनों की दृष्टि से भी काफ़ी धनी है। और इसकी प्राकृतिक वन संपदा जो है वो आर्द्र उष्णकटिबंधीय से लेकर, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आर्द्र उष्णकटिबंधीय से लेकर कोणधारी, ठीक है, कोणधारी और अल्पाइन तक की विशेषता प्रस्तुत करती है। ये कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि हिमालय में कितने तरह के वन पाए जाते हैं, किस टाइप के वन पाए, तो बताना आर्द्र उष्णकटिबंधीय भी, कोणधारी भी और अल्पाइन। यही तो अल्पाइन जो इसका वन होता है, उसमें क्या मुलायम घास के जो मैदान उगाते हैं, जिसको मर्ग के नाम से जाना जाता है, कश्मीर में, उत्तराखंड में प्यार के नाम से जाना जाता है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब क्या करना है, आपको याद करना है। तो आर्द्र उष्णकटिबंधीय से लेकर कोणधारी वन भी पाया जाता है, अल्पाइन वन भी पाया जाता है। और यही आपसे यूपीएससी पूछता है कि हिमालय में किस तरह के वन पाया जाता है, तीनों दे देगा और ऑप्शन बना देगा 1, 2, 3, तो तीनों देगा, तो तीनों पे आप टिक करना। ऊंचाई के क्रम में आर्द्र उष्णकटिबंधीय, फिर कोणधारी, फिर अल्पाइन तक के आपके वन मिलेंगे, ठीक है। अल्पाइन वन में मुलायम घास के मैदान पाया जाता है। और इसके अलावा भी भाई these forests provide the shelter to many kinds of the wild animals, जो जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके लिए क्या करता है, शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। दूसरी बात है फलोद्यान, ऑर्चर्ड्स, यानी कि फल के बगीचे हैं, इसके लिए तो पॉपुलर है हिमालय। हिमालय अनेक महत्वपूर्ण फलों जैसे सेब, ठीक है, नाशपाती, उसके बाद नाशपाती, जर्दालू, अखरोट, कीमू, बादाम इत्यादि फलोद्यान के लिए भी जाना जाता है। क्लियर? और खनिज संसाधन, ठीक है, खनिज यानी कि मिनरल रिसोर्सेज के लिए भी क्या है, हिमालय श्रेणी में कई धात्विक एवं अधात्विक, दोनों याद रखना, धात्विक और अधात्विक, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल, क्या है, मिनरल खनिजों का भी प्रचुरता है, ठीक है। जम्मू एवं कश्मीर के जम्मू मंडल में कोयले के भंडार है, इसके अलावा तांबा है, एंटीमनी है, टंगस्टन है, निकेल है,
ठीक है, चूना पत्थर है, बेशकीमती और अर्ध बेशकीमती रत्नों इत्यादि के भंडार विद्यमान है। वैसे हिमालय की जो दुर्गमता है इसके खनिज संसाधनों के दोहन में सबसे बड़ी अवरोध है। ये भी पता होना चाहिए कि चूंकि हिमालय में बड़ी बड़ी चोटियां है, बर्फ से ढकी हुई होती है, तो भाई संसाधनों को दोहन में तो निश्चित तौर पे क्या होता होगा, अवरोध होता होगा। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक सौंदर्य। ठीक है, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए तो हिमालय पॉपुलर है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, ऑलमोस्ट ऑल जो इसके जो क्या बोलते हैं, जो बड़े बड़े तीर्थ कहते हैं, अरे सॉरी, पर्यटन स्थल जो है वो सभी क्या है, हिमालय में ही तो है। कहाँ है, हिमालय में है। उत्तर भारत में जो जितने भी आप देखोगे वो सभी क्या है, हिमालय पर्वत में ही। ये ऑल द जो ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है वो नॉर्दर्न इंडिया में है, जैसे लाइक द श्रीनगर है। एक मिनट, ये देखो हिमालय, जस्ट वेट। तो जो ये प्राकृतिक सौंदर्य है हिमालय के, वो पूरे विश्व में लोकप्रिय है। क्या है, पूरे विश्व में, पूरे विश्व से क्या लोग इन क्षेत्रों में आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो आपके ऑल द ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन नॉर्दर्न इंडिया लाइक श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग, शिमला, कुल्लू मनाली, धर्मशाला, देहरादून आर द लोकेटेड इन द हिमालयाज। ओके, तो जो हिमालय अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये सारी जो आप पॉइंट है आप देख लेना, क्या क्या जो भी इसके पर्यटन स्थल है, हो सके तो दो चार का नाम याद कर लेना। जो इसमें तो श्रीनगर, पहलगाम आपको सब कुछ पता ही है, शिमला, धर्मशाला ये पता, हिमाचल में जो है डलहौजी, ये भी हिमाचल में है, ये सब आपको पता है। नैनीताल उत्तराखंड, ये मसूरी उत्तराखंड, आप देख लेना। रानीखेत, ये दार्जिलिंग, सिक्किम, तो कुछ जो टूरिस्ट प्लेसेस है ये आपको याद होना चाहिए। और हिमालय के महत्वपूर्ण और लोकप्रिय क्या है, पर्यटक ये स्थल है। ठीक है, और तीर्थाटन के रूप में भी देख लो, लास्ट पॉइंट है। और जो पिलिग्रिमेज है, तो पर्यटन के आकर्षक स्थलों के अतिरिक्त हिमालय अनेक धार्मिक केंद्रों के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, हिमालय जो है अनेक धार्मिक केंद्रों के लिए भी जाना जाता है, जो इसे तीर्थाटन के लिए भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाता है। ठीक है, और अमरनाथ, ठीक है, अमरनाथ हो गया, हजरत बल, ठीक है, ये जम्मू में है, कैलाश, वैष्णो देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये गंगोत्री, यमुनोत्री, ज्वालाजी इत्यादि इसके महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ठीक है, तो गंगोत्री, यमुनोत्री आपको तो पता ही है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, कैलाश, वैष्णो देवी, ये सब आपको याद है। तो आप हिमालय के महत्व को इन्हीं संदर्भों में लिखना बहुत ही इजी है। कैसे याद करोगे, आपको कुछ भी नहीं रटना है, एक बार बस पॉइंट्स को याद कर लेना है। क्लाइमेटिक के बारे में आपको पता है, क्या करता है, मानसून को रोक देता है। कौन से मानसून को, तो बंगाल की शाखा वाली और अरबियन शाखा वाली को रोककर भारत में क्या करता है, वर्षा कराता है। उसके बाद आप इसके बताना सेकंड पॉइंट में खनिज संपदा से क्या है, ये भरा हुआ है। ठीक है, सदा नीरा नदियों का क्या है, ये सोर्स है, स्थल है। पनबिजली परियोजनाओं के लिए ये क्या है, एक मतलब उपयुक्त स्थल है। वन संपदा के दृष्टि से बहुत सारे वन पाए जाते हैं इसमें, अल्पाइन भी पाए जाते हैं, कोरधारी भी वन पाए जाते हैं। ठीक है, और आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन भी पाया जाता है हिमालय के जो अब निचला हिस्सा है इसका। तो इस तरह से अगर आप याद करोगे, अपने माइंड में मतलब बैठाने की एक पॉइंट कोशिश करोगे, तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। और प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में तो जानते ही हो कि हिमालय इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया जाता है, याद किया जाता है, क्योंकि ऑल द जो ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है नॉर्दर्न इंडिया के जो है ये सभी क्या है, हिमालय में ही है। तो आप प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में भी लिख दोगे। फिर तीर्थाटन आपको याद ही है, बद्रीनाथ, केदारनाथ कम से कम याद होना चाहिए, गंगोत्री, यमुनोत्री और हजरत बल, कैलाश, वैष्णो देवी तो सबको याद रहता है, प्रमुख तीर्थ स्थल है हिमालय में। तो ये सारी पॉइंट को आप कवर करोगे तो आपका हो जाएगा। दूसरी बात, प्राकृतिक अवरोधक, प्राकृतिक बारिश के रूप में खड़ा होकर पर्वतराज हिमालय सदियों से
भारत की क्या है, रक्षक बने हुए हैं। तो इन सारी एक जो वर्ड है अगर आपके माइंड में आएगा तो आप मेंस का जो क्वेश्चन आएगा आप आराम से इजीली लिख लोगे। तो इसके साथ ही जो आपका हिमालय था, पर्वत राज हिमालय के बारे में मैं हर कुछ को कवर करा दी हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ी हूँ। तो इन चीज़ों को आप अपना नोट्स बनाना और 2 से 3 बार करना। निश्चित तौर पर आपका हिमालय पर्वत से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर एग्जाम में आएगा तो। और मैं जैसे बताई हूँ अगर ऐसे करोगे तो उम्मीद करती हूँ कि आप वैसे ज़रूर करोगे। और अंत में अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो मेरे मोटिवेशन के लिए, ताकि मैं और अच्छी तरह से जिल एंड जिस्ट के साथ आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो मेरे चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू वॉचिंग फॉर द वीडियो। हैव ए नाइस डे।